नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनू और स्वागत है आपका जेपीजीएस एकेडमी पे। जैसा कि दोस्तों हम लोग साइंस पढ़ रहे थे और साइंस में हम लोग पहले फिजिक्स पढ़ रहे थे। तो ये जो एसके झा सर के द्वारा जो बुक लिखी गई है, जो कि आरबीडी पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है, ये साइंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है। देखिए इस बुक को कैसे डिजाइन किया गया है दोस्तों। इस बुक में सबसे पहले थ्योरी दी गई है, साथ ही साथ उस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस एमसीक्यू हो सकते हैं, यानी कि उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिए गए हैं। साथ ही साथ कंप्लीट न्यूमेरिकल दिया गया है और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए गए हैं। इस तरीके से ये साइंस के लिए मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट बुक है दोस्तों। तो इसी बुक से हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और देखते हैं आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन के गति के नियम और घर्षण, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शंस। दोस्तों पहले इस चैप्टर के हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और जैसा ये चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट होगा, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उन सबको इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास बिना देर किए। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन के गति के नियम यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए सबसे पहले हम लोगों को इसमें पढ़ना है जड़त्व के बारे में। जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये होता क्या है, देखिए यदि किसी पदार्थ या किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है और गति में है तो गति में रहना चाहता है। समझिए ये जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया। देखिए कोई भी पदार्थ वो जिस अवस्था में है, यानी कि अगर वो रुका हुआ है तो वो हमेशा रुका हुआ ही रहना चाहता है, या फिर अगर वो गति में है तो वो गति में ही रहना चाहता है। तो इसी अवस्था को, इसी गुण को क्या बोलते हैं हम लोग, जड़त्व बोलते हैं। दोस्तों इस जड़त्व के एग्जाम्पल से बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं, तो पहले हम लोग उसको भी समझेंगे। पहले समझिए जड़त्व क्या होता है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी, अगर वो गति में है तो वो गति में ही रहना चाहेगी। तो इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। आगे चलते हैं, आप आगे देखिए। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग गति का जड़त्व और दूसरे को बोलते हैं हम लोग विराम का जड़त्व। देखिए जब वस्तु गति में होती है तो उसे गति का जड़त्व बोलते हैं, और जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विराम का जड़त्व बोलते हैं। आगे देखिए, आगे है जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये जो जड़त्व है ये वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है, यानी कि वस्तु जितना बड़ा होगा, वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, जड़त्व उसमें उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखिए न्यूटन ने अपने गति के नियमों को अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिखा था। आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ जो मोशन है वो किस बुक में प्रकाशित किया गया था, तो याद रखिएगा प्रिंसिपिया नामक बुक में लिखा गया था। आगे चलते हैं, आप देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन 1687 में हुआ था। न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन कब हुआ था, 1687 में हुआ था। आगे देखिए न्यूटन के गति का पहला नियम। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन के गति के पहला नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं और इसी को हम लोग गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। आप देखिए न्यूटन का जो पहला गति नियम है इसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं और इसी को हम लोग गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। तो देखिए ये नियम होता क्या है, इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है, और अगर गति में है तो वो गति में ही रहना चाहती है। जड़त्व भी यही था। जड़त्व किसको बोलते थे, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, अगर वो गति में है तो वो गति में ही रहना चाहती है। तो इसी गुण को हम लोग जड़त्व भी बोलते हैं और इसी गुण को न्यूटन का पहला गति नियम बोलते हैं। यानी कि न्यूटन साहब जो थे उन्होंने अपना पहले गति नियम में क्या बताया था कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो हमेशा स्थिर रहना चाहेगी, अगर वो गति में है तो वो गति में ही रहना चाहेगी। लेकिन लेकिन ऐसा कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। देखिए ऐसा तभी होगा जब उस पर कोई दूसरा बल कार्य नहीं कर रहा हो। तो अगर ऐसा होगा तो वो क्या होगा, न्यूटन के पहले गति नियम का उदाहरण होगा। अब जैसे समझिए यहाँ इसके एग्जाम्पल से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिए पहला एग्जाम्पल है, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री का आगे की ओर झुक जाना। अब बस चल रही है, उस बस में कोई यात्री बैठा हुआ है तो वो भी उस बस के साथ साथ क्या है, चल रहा है। यानी कि उस व्यक्ति में कौन सा जड़त्व होगा, तो गति का जड़त्व होगा। तो गति का जड़त्व होगा और व्यक्ति में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो वो कैसा रहना चाहेगा, वो गति में ही रहना चाहेगा। लेकिन जब बस क्या करती है, ब्रेक लगाती है, तो वो बस तो रुक जाती है, लेकिन ये व्यक्ति कैसे रुकता है, वो आगे की तरफ झुक जाता है, यानी कि वो गति करना ही चाहता है आगे। आगे देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्री का पीछे की ओर झुक जाना। ये भी न्यूटन के पहले गति नियम का उदाहरण है, यानी कि जड़त्व का उदाहरण है। अब देखिए रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़े तो क्या होगा, रुकी हुई गाड़ी रुकी हुई है, उसमें व्यक्ति बैठा हुआ है, वो भी रुका हुआ है, यानी कि उसमें विराम का जड़त्व है। और जब विराम का जड़त्व है तो वो व्यक्ति विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा। क्या वो गति करना चाहेगा? नहीं, जड़त्व का
नियम है कि जो व्यक्ति जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बने रहना चाहता है, तो ये विराम का जड़त्व होगा इसमें। लेकिन जब बस चल पड़ती है तो बस के साथ साथ ये व्यक्ति भी क्या होता है, चल पड़ता है। तो ये स्थिर था तो ये स्थिर ही रहना चाहता है, तो बस के संपर्क में जितना एरिया है वो तो आगे निकल पड़ता है, लेकिन ऊपर का जो एरिया है वो पीछे ही रहना चाहता है, इसलिए व्यक्ति क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाता है। तो इस एग्जाम्पल को भी आप याद रखिएगा। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए, दरी को छड़ से पीटने पे धूल कणों का गिरना। अब ये कैसे हो जाता है, देखिए कोई जब दरी है वो क्या है, स्थिर है। स्थिर है तो उसमें जितने भी धूल कण है वो भी क्या है, स्थिर है, यानी कि इसमें कौन सा जड़त्व है, विराम का जड़त्व है। तो जैसे ही इस पर हम डंडा मारते हैं ये दरी क्या होता है, गति में आ जाता है। लेकिन स्थिर जड़त्व के कारण ये जितने भी धूल कण थे ये विराम में ही रहना चाहते हैं। तो जब विराम में ही रहना चाहते हैं तो वो दरी से बाहर हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। अगला एग्जाम्पल को देखते हैं। पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिर जाना। अब देखिए, पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, विराम जड़त्व होता है इनमें, साथ ही साथ इनकी टहनियां वो भी स्थिर होती है, और उसमें जो फूल पत्ते लगे होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। जैसे हम टहनियों को हिलाते हैं तो वो टहनियां क्या होती है, वो टहनियां गति में आ जाती है, लेकिन इसमें जो फूल पत्ते लगे होते हैं वो तो स्थिर ही रहना चाहती है, तो ये इससे टूट करके क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो ये भी न्यूटन के पहले गति नियम यानी कि जड़त्व के नियम का उदाहरण है। आगे देखते हैं। एक ग्लास के ऊपर पेपर रखा है और उसके ऊपर सिक्का रख दिया गया है, तो पेपर को खींचने के बाद सिक्का ग्लास में गिर जाता है, वो पेपर के साथ साथ बाहर नहीं जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो ये भी जड़त्व के कारण ही होता है। देखिए, ये कोई ग्लास है नीचे, ठीक है, इस ग्लास पे फिर से समझिए, अगर ये कोई ग्लास है, देखिए ये कोई ग्लास है, इसके ऊपर एक पेपर रखा हुआ है और इसके ऊपर एक सिक्का भी रखा हुआ है। तो जैसे ही हम इस पेपर को खींचते हैं ये सिक्का स्थिर अवस्था में, साथ ही साथ ये पेपर भी स्थिर अवस्था में है, तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है, इसीलिए कहाँ चला जाता है, ग्लास में नीचे चला जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अगला एग्जाम्पल कौन है, आगे का एग्जाम्पल है। कांच में पत्थर मारने से फूट जाता है लेकिन गोली मारने से छेद का होना। कांच में पत्थर मारते हैं तो वो क्या होता है, टूट जाता है, फूट जाता है, पूरा चकनाचूर हो जाता है, लेकिन गोली मारने से वो क्या होता है, वो छेद हो जाता है, अच्छे से एक होल बन जाता है। तो ये क्यों होता है, इसको हम लोग संवेग संरक्षण के सिद्धांत में अच्छे से समझेंगे इस एग्जाम्पल को। चलिए आगे देखते हैं। आगे याद रखिएगा, न्यूटन के प्रथम नियम से हमें क्या होती है, बल की परिभाषा मिलती है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, न्यूटन के प्रथम गति नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, लेकिन न्यूटन के दूसरे गति नियम से हमें बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है। आगे देखिए, न्यूटन का दूसरा गति नियम। अब न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। समझिए क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वेग में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए कैसे, आगे चलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर ma। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि किसी वस्तु पर जो हम बल लगाते हैं उस वस्तु में कितना द्रव्यमान है और वो वस्तु कितने त्वरण से मूव कर रहा है, इधर से उधर हो रहा है, तो इसी के गुणनफल का क्या होता है, ये फोर्स समानुपाती होता है। आगे देखिए दूसरे गति नियम से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या होता है, याद रखिएगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए बल का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन में अगर न्यूटन ना मिले तो क्या मारिएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे देखिए, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी ऑप्शन में इसके अलावे ये भी दे दिया जाता है। आगे देखिए, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो 10⁵ डाइन होता है। अब देखिए, बल कैसी राशि है, तो बल एक सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है। देखिए, वस्तु को उठाने के लिए जितना बल चाहिए वो वस्तु के वजन के बराबर होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, वस्तु को उठा पाएंगे। आगे देखिए, बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देती है। अब किसी भी वस्तु पे हम बल लगाते हैं तो वो क्या होता है, वैसा ही रहता है, नहीं इधर उधर हो जाता है, उसकी स्थिति में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाती है। आगे देखिए, आगे है, किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी वह आकार में परिवर्तन न होना दृढ़ता कहलाता है। यानी किसी वस्तु पे, ये देखिए कोई वस्तु है, अगर इस पे हम कोई बाह्य बल लगाते हैं यहाँ से, लेकिन ये बल लगाने के बाद भी इस वस्तु के आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसी गुण को क्या बोलते हैं हम लोग, दृढ़ता बोलते हैं।
ठीक है। आगे देखिए, आगे है जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान रहेगी। जैसे कोई वस्तु अगर किसी गति से चल रही है तो वो जिस गति से चल रही है उसी गति से चलती रहेगी जब तक इस पे कोई और बल आकर ना लग जाए, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक समान गति बोलते हैं। आगे देखिए, अगर कोई वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगने के बाद भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दृढ़ता इसी गुण को तो बोलते हैं दोस्तों, दृढ़ता इसी गुण को तो बोलते हैं कि अगर किसी वस्तु पे हम कोई बल लगाते हैं और ये बल लगाने के बाद भी अगर इसके आकार में, इसके शेप में कोई चेंज नहीं आता है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इसी को बोलेंगे कि वो वस्तु कैसी है, तो वो वस्तु दृढ़ है। आगे देखिए, आगे है जब बल विपरीत दिशा में लगता है, जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री तथा जब समान दिशा में लगता है तो बल के कोण क्या होता है, 0 डिग्री बनता है। इसको समझिए कैसे, जैसे एक ही दिशा में एक बल इधर से लग रहा है और एक बल इधर से लग रहा है तो ये विपरीत दिशा में, तो ये विपरीत दिशा में तो इसके बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये 180 डिग्री का कोण बन रहा है ना। लेकिन अगर ये बल एक ही दिशा में लगे, अगर ये बल एक ही दिशा में लगे, इधर ये बल इधर लग रहा है, साथ ही साथ ये बल भी इधर ही लग रहा है, तो इसके बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों, 0 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी बात को लिखा गया है। आगे देखिए, अब देखिए कि न्यूटन के दूसरे गति नियम पे जो जो एग्जाम्पल है उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझिए, टेनिस के गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से अधिक चोट लगती है। ये किस न्यूटन के किस गति नियम का उदाहरण है, तो ये दूसरे गति नियम का उदाहरण है। गड्ढे की तुलना में फर्श पर अधिक चोट लगती है, ये भी किस गति नियम का उदाहरण है, तो ये भी दूसरे गति नियम का उदाहरण है। ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। देखिए दोस्तों, दूसरा गति नियम क्या कहता है कि अगर हम टाइम को बढ़ा देते तो हमारा जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम टाइम को बढ़ा देते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, जब हम ऊंची कूद या लंबी कूद में क्या करते हैं, ज़मीन को खोद देते हैं, तो जैसे ही हम इस ज़मीन पे कूदते हैं तो ये ज़मीन थोड़ा सा नीचे की तरफ धंस जाता है, और ये ज़मीन जब थोड़ा सा नीचे की तरफ धंसता है तो ये बीच में जो टाइम एक्स्ट्रा बढ़ गया, इसी की वजह से फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। आगे देखिए, बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट किया जाता है, और ये तेज़ी से चोट किया जाता है ताकि बल ज़्यादा लगे। कराटे की खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है, यह भी किस गति नियम का उदाहरण है, तो यह भी न्यूटन के दूसरे गति नियम का उदाहरण है। आगे देखिए, न्यूटन के दूसरे गति नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या प्राप्त होती है, तो फोर्स का डेफिनेशन प्राप्त होता है, यानी कि बल की परिभाषा प्राप्त होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि न्यूटन के दूसरे गति नियम से, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिलता है, तो ये हमें फोर्स का फॉर्मूला प्रोवाइड करता है। अब आगे देखते हैं, अब पढ़ते हैं न्यूटन के तीसरा गति नियम, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या लिखा गया है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि हम कोई भी काम करते हैं उसके अपोजिट में भी एक काम होता है। अब ये समझिए कैसे होता है। न्यूटन के तीसरे गति नियम से दो बातें स्पष्ट होती है। बल हमेशा जोरे में होगा। अगर हम किसी भी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं, अगर हम किसी भी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु भी हम पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाती है। आप दीवार में कभी हाथ को मार करके देखिए, आपको चोट क्यों लगा, आपने तो दीवार को मारा, वो दीवार भी कुछ ना कुछ फोर्स हमारे हाथ पे लगाया ना। यानी कि बल हमेशा, फोर्स हमेशा क्या होगा, पेयर में होगा। ये कभी भी अकेले काम नहीं करता है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता चलता है, यह कभी भी अकेले नहीं होता है। दूसरा क्या पता चलता है, तो दूसरा पता चलता है क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। यानी कि जिस बल पे क्रिया होगी, जिस बल पे काम होगा, उसके अपोजिट दूसरे वस्तु पे उसका प्रतिक्रिया होगा। जैसे हम दीवार पे मारते हैं तो दीवार हम पे फोर्स लगाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी के टूट जाने के कारण चोट लग जाती है। तो ये भी किसका उदाहरण है, ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का उदाहरण है। हर एक क्रिया के प्रति क्या होती है, एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी हम किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे तो वो वस्तु भी हम पे क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। आगे देखिए, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने के कारण चोट का लगना। जैसे बंदूक से हम गोली चलाते हैं तो ये गोली क्या होती है, आगे चली जाती है, और जो जैसे ही ये आगे जाती है ये फोर्स कहाँ, पीछे की ओर लगाती है, जिससे हमें क्या होता है, चोट लग जाता है। जमीन पर चलते समय जमीन पे चोट करना। जैसे जमीन पे हम चलते हैं तो कैसे चल पाते हैं, हम फोर्स जमीन पे लगाते हैं और ये जमीन हम पे क्या करती है, कुछ ना कुछ फोर्स लगाती है। इसी फोर्स की वजह से हम क्या करते हैं, आगे चल पाते हैं। अब देखिए, पानी में तैरते समय पानी पर चोट करना। जब कभी भी हम पानी में तैरते हैं तो क्या होता है, हम पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, पीछे की तरफ फोर्स करते हैं तो वो पानी हम पे फोर्स लगाती है इसके अपोजिट में, आगे की तरफ, जिससे हम क्या होते हैं, पानी में आगे चले जाते हैं। अब देखिए, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना, ये कैसे होता है, जब कभी भी हम नाव से कूदते हैं,
नाव से कूदते हैं ना, तो हम नाव को पीछे की तरफ धकेलते हैं और नाव हमें आगे की तरफ एक फोर्स लगाता है, जिसके वजह से हम तो नाव से बाहर कूद जाते हैं, लेकिन हमने जो फोर्स इस नाव पे लगाया है जिसके वजह से ये नाव कहाँ होती है, पीछे चली जाती है। आगे देखिए, आगे क्या है, रॉकेट का उड़ना। रॉकेट का उड़ना, जैसे रॉकेट में जो फ्यूल होता है वो पीछे की तरफ बहुत तेजी से फेंकता है, तो ये फ्यूल बहुत तेजी से पीछे की तरफ फेंकता है, और ये पीछे की तरफ फेंक रहा है तो ये इसके अपोजिट में कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, जिसके वजह से क्या होता है, रॉकेट उड़ता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये बातें आपको समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं। देखिए, न्यूटन के तीसरे गति नियम से हमें बल की प्रकृति का पता चलता है, यानी कि बल किस तरीके का है। आप याद रखिए, न्यूटन के प्रथम गति नियम से क्या होता है, तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, फोर्स का डेफिनेशन मिलता है। न्यूटन के दूसरे गति नियम से क्या होता है, तो न्यूटन के दूसरे गति नियम से हमें बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है, बल का सूत्र प्राप्त होता है। और न्यूटन के तीसरे गति नियम से क्या पता चलता है, तो न्यूटन के तीसरे गति नियम से पता चलता है कि वो बल किस प्रकार का है, बल की प्रकृति का पता चलता है। आगे देखिए, एक छोटा सा ट्रिक है जिसके मदद से आप इन तीनों गति नियम के बारे में याद रख सकते हैं। देखिए, गति या विराम का विरोध, तो ये प्रथम गति नियम। चोट कम या अधिक चोट लगना, तो ये द्वितीय गति नियम। और चोट लगना सीधे हो जाएगा ये तृतीय गति नियम। अब देखिए, बल के प्रकार को जानते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो देखिए, बल कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक क्या है, संतुलित बल, बैलेंस फोर्स। वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है, वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत तो होगा, लेकिन क्या होगा, क्वांटिटी में इक्वल होगा, सेम होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। तथा इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अधिक होने पे अवस्था बदल जाती है। अब समझिए कैसे, जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे समझिए कि ये कोई अगर वस्तु है, ये अगर कोई वस्तु है, इस पे अगर हम इधर से फोर्स जितना लगा रहे हैं उतना ही फोर्स अगर कोई इधर से लगा दे, तो क्या है, वस्तु के अवस्था में कोई परिवर्तन होगी, ये वस्तु इधर ना ही इधर खिसकेगी ना ही इधर खिसकेगी, यानी कि यही बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर ये फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाए और इधर से भी फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये वस्तु पिचक जाएगा आपस में, यानी कि इसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यही इसका एग्जाम्पल था। आगे देखिए, दूसरा है असंतुलित बल, यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए, असंतुलित बल वह बल है जो असमान तथा विपरीत होता है। ये भी देखिए, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ये भी विपरीत तो होता है लेकिन असमान होता है, यानी कि हम जितना बल इधर से लगा रहे हैं, अगर इतना ही फोर्स इधर से कोई दूसरा व्यक्ति लगाए तो ये बैलेंस हो जाएगा, ये वस्तु ना ही इस तरफ खिसकेगी और ना ही इस तरफ खिसकेगी। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक फोर्स की क्वांटिटी क्या हो, ज़्यादा हो जाए, जैसे अगर इस फोर्स की क्वांटिटी इस वाले फोर्स से ज़्यादा हो जाती है तो ये वस्तु जो है, ये मैटर जो इधर खिसक जाएगा। अगर इस वाले फोर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो ये वस्तु क्या होगी, इधर खिसक जाएगी, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, असंतुलित बल, यानी कि अनबैलेंस फोर्स। आगे देखिए, कोई भी पिंड सतत चाल से चलती रहेगी, इसका अर्थ है कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। तो इसको समझिए क्या है, जैसे कोई भी वस्तु अगर मूव कर रही है, मूवमेंट स्टेट में है, तो क्या होगा, वो सेम मोशन से चलती रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर कोई और बल आकर के नहीं लगे। यानी कि अगर कोई बस चल रही है तो तब तक एक ही गति से चलती रहेगी जब तक हम उसका स्पीड क्या करें, बढ़ाए नहीं। जैसे हम एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उस पर एक और फोर्स काम करता है जिसके वजह से उसका चाल क्या होता है, बदल जाता है। आगे देखिए, आगे क्या है, एक घोड़ा तांगे को खींच रहा है तो घोड़ा आगे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, इसका कारण क्या है, आपको इसका आंसर देना है। देखिए, एक घोड़ा तांगे को खींच रहा है तो घोड़ा आगे बढ़ता है, जिसके कारण, किसके कारण आगे बढ़ता है, तो देखिए, घोड़े द्वारा तांगे पर लगाए गए बल के कारण, बिल्कुल भी नहीं। आगे क्या है, तांगे द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण, बिल्कुल भी नहीं। आगे क्या है, घोड़े द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल के कारण, बिल्कुल भी नहीं। पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण, बिल्कुल सही है। तो यही आंसर क्या हो जाएगा, सही। देखिए, घोड़ा जितना फोर्स इस पृथ्वी पर लगाएगा उसके अपोजिट में ये पृथ्वी क्या करेगी, उस पर एक फोर्स लगाएगी, जिससे क्या होगा, घोड़ा आगे की तरफ बढ़ पाएगी। आगे देखिए, अब हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, घर्षण के बारे में। देखिए, घर्षण क्या होता है, घर्षण एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। समझिए, ये घर्षण भी क्या है, एक प्रकार का फोर्स है जो गति के विपरीत दिशा में लगता है, यानी कि गति इस दिशा में हो रही है तो ये बल इस दिशा में लगेगा। आगे देखिए, घर्षण बल को क्षयकारी
या छीन बल कहते हैं। घर्षण बल को क्या बोलते हैं? क्षयकारी या छीन बल भी बोलते हैं। इसे स्नेहक की सहायता से कम किया जा सकता है। फ्रिक्शन यानी कि इसको सिंपल भाषा में समझे तो क्या होता है, ये रगड़, दो वस्तु के बीच में अगर रगड़ हो रही है, उसमें कोई स्नेहक डाल दें, हम लुब्रिकेंट डाल दें, तो वो रगड़ क्या हो जाएगी, वो फ्रिक्शन कम हो जाएगी। अब स्नेहक के रूप में हम क्या क्या डालते हैं, तो तेल, मोबिल, ग्रीस, ग्रेफाइट, इन सब चीज़ों का प्रयोग हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं। अब आगे देखिए, स्नेहक भी 3 प्रकार का होता है। एक क्या होता है, ठोस स्नेहक। तो याद रखिएगा दोस्तों, बार बार क्वेश्चन पूछा गया कि ठोस स्नेहक के रूप में हम किसका यूज करते हैं, तो ठोस स्नेहक के रूप में हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं। आगे देखिए, द्रव स्नेहक के रूप में हम लोग तेल का यूज करते हैं और मोबिल का यूज करते हैं। लेकिन अर्धठोस सेमी सॉलिड के रूप में हम लोग ग्रीस का यूज करते हैं। ये जो ग्रीस होता है, ये ना ही सॉलिड होता है ना ही लिक्विड होता है, ये सेमी सॉलिड होता है। अब देखिए, ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, तो ग्रेफाइट पेंसिल में पाया जाता है। दोस्तों आप लोग पेंसिल से लिखते थे बच्चे में, तो उसी समय से आपको पता होना चाहिए कि पेंसिल में क्या पाया जाता है, तो ग्रेफाइट पाया जाता है। अब देखिए, घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल की जो क्वांटिटी है वो सतह कितना है उस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, जबकि सतहों की प्रकृति पे निर्भर करती है। अब इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि कोई भी सतह है वो कितना लंबा है या कितना चौड़ा है, इस पे घर्षण बल डिपेंड नहीं करेगी। इस पे डिपेंड करेगी कि ये सतह जो है वो किस तरीके का है। अगर सतह प्लेन है तो ये फ्रैक्शन का मान क्या हो जाएगा, घर्षण बल का मान कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये सतह क्या है, रूखरा है, रफ है, तो क्या हो जाएगा, घर्षण बल का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि घर्षण बल का जो मान है वो सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है या फिर उसके प्रकृति पर निर्भर करती है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रकृति पर निर्भर करती है। आगे देखिए, अगर किसी गतिमान वस्तु पे कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वह घर्षण के कारण रुक जाएगी। देखिए दोस्तों, इस धरती पे अगर कोई भी वस्तु मूव करती है तो उस पर हमेशा कुछ ना कुछ फ्रिक्शन काम करते रहता है। अगर किसी चीज़ का फ्रिक्शन ना हो तो दोस्तों हवा का फ्रिक्शन तो हमेशा उस पर होता ही है। तो इसी बात को लिखा गया है कि अगर किसी गतिमान वस्तु पे कोई बल कार्य नहीं कर रहा हो तो वह घर्षण के कारण क्या होगी, रुक जाएगी। कोई ऐसा बल नहीं अगर हो जो इसको चलाए रखे आगे की तरफ, तो ये हवा के फ्रिक्शन से क्या होगा, रुक जाएगा। आगे देखिए, दो सतहों की अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। घर्षण बल क्यों लगता है, तो दो सतह जो है वो एक दूसरे पे अच्छे से फिक्स नहीं हो पाता है, इसी के वजह से घर्षण बल लगता है। आगे देखिए, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, यह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए ये क्या है, तो ये यही बात है कि अगर हम किसी भी दो सतह को आपस में रगड़ देते हैं तो वो क्या होता है, इसके बीच जो घर्षण बल उत्पन्न होता है वो क्या होता है, तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। अगर आप दोनों हाथ को अच्छे से रगड़ देंगे तो क्या होगा, आपका हाथ गर्म हो जाता है। तो जो फ्रैक्शन वहाँ पे उत्पन्न हुई, प्रोड्यूस हुई, वही क्या हुई, ताप में परिवर्तित हो गई। आगे देखिए, आगे घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है परंतु वह घर्षण तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। अब हम लोग समझते हैं घर्षण के प्रकार। घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, स्थैतिक घर्षण यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन, गतिज या सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फिर लोटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम लोग स्थैतिक घर्षण यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है दोस्तों। स्टैटिक फ्रिक्शन वैसा फ्रिक्शन है, देखिए, वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पे तब कार्य करती है जब वह वस्तु स्थिर अवस्था में हो। जब कोई वस्तु रुकी हुई हो, स्थिर अवस्था में हो, तो इस समय भी इस पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। तो जब स्थिर अवस्था में किसी वस्तु पे कोई घर्षण बल काम करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो स्टैटिक घर्षण बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला है सीमांत घर्षण यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पे तब कार्य करती है जब वस्तु सरकने या सरकाने की होती है, सरकने या सरकाने की अवस्था में होती है। देखिए, सीमांत घर्षण इस तरीके से, जब कोई वस्तु स्लाइड करने की अवस्था में होती है, इस समय इस पे जो फोर्स काम करता है इन दो सतहों के बीच, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सीमांत घर्षण यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। आगे देखिए, गतिज या सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। समझिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये देखिए ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला था कि जब वस्तु इस अवस्था में हो, क्या हो, वो सरकने की अवस्था में हो, ऐसा नहीं हो कि वो सरक रही हो, स्लाइड कर रही हो। अगला आता है गतिज घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पे तब कार्य करता है जब वह वस्तु किसी आनत इनक्लीन्ड तल पे फिसल रही हो, जब स्लाइड कर रही होगी, इस समय जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कि गतिज घर्षण बोलेंगे।
आगे चलिए आगे समझते हैं। आगे है लोटनिक घर्षण यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन किसको बोलेंगे? वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पे तब कार्य करता है जब वो वस्तु लुढ़क रही हो। इस तरीके से बॉल क्या होता है? लुढ़कता है। बॉल स्लाइड तो करता नहीं है, बॉल क्या होता है? लुढ़कता है। तो लुढ़कते समय जो फ्रिक्शन काम करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लोटनिक घर्षण यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। अब देखिए स्थैतिक घर्षण सबसे बड़ा होता है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा होता है। उससे कम होती है गतिज घर्षण, उससे भी कम होती है क्या? लोटनिक घर्षण। देखिए स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि अगर ये सबसे ज़्यादा होता है तभी तो वस्तु क्या होती है? रुक जाती है, थोड़ा सा भी नहीं चल पाती है, बिल्कुल भी नहीं चल पाती है। कब? जब ये स्थैतिक घर्षण का मान ज़्यादा होगा। आगे देखिए आगे आता है इससे कम होता है क्या? गतिज घर्षण या सर्पी घर्षण। तो ये देखिए इस समय वस्तु क्या होती है? गति कर रही होती है, मूव कर रही होती है। उससे भी कम क्या हो जाता है? लोटनिक घर्षण। किसी भी वस्तु को अगर हम लुढ़का करके ले जाते हैं तो क्या बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है, अगर खिसका करके ले जाते हैं तो उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है फिर भी अगर वस्तु ना हिले भी ना तो वो क्या हो जाएगा? स्थैतिक घर्षण हो जाएगा। आगे देखिए बॉल बैरिंग गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देता है। जैसे हम गाड़ियों में दोस्तों साइकिल में बॉल बैरिंग या कि बहुत सारे मशीनों में बॉल बैरिंग लगाया जाता है, वो क्या करता है? गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देता है। आगे देखिए रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि गतिज घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आगे समझिए घर्षण के लाभ और हानि। घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ पे क्या होते हैं? फिसल जाते हैं। घर्षण कम होता है जिसके वजह से हम क्या होते हैं? बर्फ पे फिसल पाते हैं। घर्षण अधिक होने के कारण हमें बालू या पानी में नहीं चल पाते हैं। देखिए घर्षण अधिक कब हो जाता है? बालू में घर्षण अधिक क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे ही हम जमीन पे जो फोर्स लगाते हैं जमीन थोड़ा सा नीचे की तरफ धंस जाता है। बालू थोड़ा सा नीचे की तरफ धंस जाता है, तो जब बालू नीचे की तरफ धंस जाएगा तो हमारा जो फोर्स था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू अगर टाइम बढ़ गया, ये थोड़ा सा नीचे खिसका तो टाइम बढ़ गया, और टाइम बढ़ गया तो ये फोर्स जो हम लगाए वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये फोर्स कम लगेगा इसलिए घर्षण बल भी कम लगेगा, तो इसलिए हम बालू पे तेजी से नहीं चल पाते हैं। आगे देखिए घर्षण अधिक होने के कारण मशीनों के पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं। घर्षण ज़्यादा होने लगेगा तो क्या होगा? मशीनों के जो पार्ट पुर्जे हैं वो टूट जाएंगे। आगे देखिए आगे क्या है? घर्षण की कमी होने पर मशीनें नहीं चल पाती है। घर्षण की कमी होने पर मशीनें नहीं चल पाती है। आगे समझिए आगे क्या है? घर्षण के कारण ही हम रोड पे क्या होते हैं? चल पाते हैं। दोस्तों घर्षण के कारण ही हम रोड पे चल पाते हैं। चलिए आगे देखिए घर्षण दो तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग सकारात्मक घर्षण पॉजिटिव, दूसरे को निगेटिव यानी कि नकारात्मक घर्षण। अब समझिए ये सकारात्मक क्या होता है? वैसा घर्षण जिससे हमें लाभ हो, वैसा घर्षण जिसके होने से हमें कुछ ना कुछ फायदा हो, जो हमारे फायदे के लिए हो, उसी को हम लोग पॉजिटिव फ्रिक्शन बोलेंगे। और वो जिससे हमें कुछ ना कुछ हानि हो जाती है उसी को हम लोग निगेटिव यानी कि नकारात्मक घर्षण बोलेंगे। आगे समझिए घर्षण गुणांक क्या होता है? देखिए घर्षण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, अर्थात घर्षण बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल के। इस फिगर में आप समझिए ये घर्षण बल यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? इस वाले अभिलंब के। अगर गति इस डायरेक्शन में हो रहा है तो अभिलंब ये होगा, तो इसके क्या होगी? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। घर्षण गुणांक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। घर्षण गुणांक जो है वो मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। याद रखिएगा दोस्तों मात्रकहीन और विमाहीन राशि कौन सी है? तो घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। घर्षण गुणांक का जो मान है वो 0 से 1 के बीच होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य कैसा होता है दोस्तों? ऋणात्मक होता है। आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों ये चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके हैं एक रिवीजन के तौर पर। अगर आप पहले से भी ये चैप्टर पढ़े होंगे या फिर नहीं भी पढ़े होंगे तो आप क्वेश्चन जरूर कीजिएगा दोस्तों। एग्जाम में अगर जितना आप प्रैक्टिस करके जाएंगे आपसे उतना ही क्वेश्चन बनेगा। थ्योरी जितना भी आप पढ़ लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपसे क्वेश्चन दोस्तों नहीं बनने वाला है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पे घर्षण बल कैसा होगा? तो वो होगा दोस्तों पश्च दिशा में होगा। याद रखिएगा दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पे घर्षण बल कैसा होगा? तो वो दोस्तों पश्च दिशा में होगा, पीछे की दिशा में होगा। आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? तो उस पर देखिए फोर्स बराबर क्या होता है? तो मास इंटू एक्सेलरेशन।
फोर्स बराबर बल गुने त्वरण। तो सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच बल सदैव कैसा होता है? तो समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। ऐसा ही तो होता है दोस्तों, अगर हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वो विपरीत दिशा में उतना ही बल हम पे लगाता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा गति नियम। देखिए ये तीसरा गति नियम का व्याख्या, अगर हम दीवार पे फोर्स लगाते हैं वो दीवार इस बॉल पे फोर्स लगाएगी और बॉल वापस हमारे पास आ जाएगी। ये तीसरा गति नियम का उदाहरण है। आगे देखिए, कारों में ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों कारों में जो ब्रेक लगती है वो किस चीज़ के कारण लगती है? तो दोस्तों घर्षण का सकारात्मक प्रभाव है। ये ब्रेक हम लोग अपने फायदे के लिए लगाते हैं और किसके वजह से लगता है? तो घर्षण के कारण ही ब्रेक लगता है। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? अब देखिए घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? तो ये हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि ये जिस दिशा में गति हो रही होती है उसके विपरीत दिशा में लगता है। तो जब विपरीत दिशा में लगेगा तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगर हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं तो वो उसकी स्थिति को बदलने का प्रयास करती है या फिर बदल देती है। अगर इस वस्तु के मास से, द्रव्यमान से ज़्यादा अगर फोर्स लगाते हो तो इस वस्तु की स्थिति बदल जाएगी, अगर कम फोर्स लगाते हैं तो ये बदलने का प्रयास तो करेगी। इस तरीके से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई क्या ना हो? तो कोई बल आरोपित ना हो। जब तक उस वस्तु पे कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होगा वो वस्तु जिस चाल से चल रही है उसी चाल से आगे बढ़ती रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी गति होती है? दोस्तों ये आवर्त गति होती है। झूले पे बैठे लड़के की गति कैसी होती है, यानी कि झूले की गति कैसी होती है? तो झूले की गति आवर्त होती है। एक समान समय अंतराल में अपने गति पथ को दोहराना ही कैसी गति होती है? आवर्त गति होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? दोस्तों न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए कौन सा सही है? देखिए बल एक ही निकाय पर लागू होता है कि ये तीसरा गति नियम है? नहीं। बल एक ही निकाय पे विपरीत दिशा में लागू होता है? ये भी नहीं। बल अलग अलग निकाय पे विपरीत दिशा में लागू होता है। देखिए न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार जो दो बल लगता है, एक बल हम इस पे लगाते हैं, दूसरा बल ये हम पे लगाते हैं। तो एक बल तो इस पे लग रहा है, दूसरा इस पे लग रहा है, तो ये अलग अलग वस्तु पे लगता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? मास इनटू एक्सेलरेशन के त्वरण गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बल कहा जाता है। एफ बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? तो ध्यान से पढ़िए दोस्तों, इसमें कौन सा तीसरा गति नियम की व्याख्या करता है? क्या रॉकेट लॉन्च करना? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है। रॉकेट लॉन्च होता है वो किस गति नियम पे आधारित होता है? तो न्यूटन के तीसरे गति नियम पे आधारित होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो ये तीसरे गति नियम को दर्शाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पे आधारित है? अभी हम लोगों ने देखा किस नियम पे आधारित है दोस्तों? तीसरे गति नियम पे आधारित है। आगे देखिए, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों थ्योरी में हम लोग पढ़े किस वर्ष हुआ था? 1687 में हुआ था। आगे देखिए अगले क्वेश्चन, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? तो देखिए दोस्तों किस स्थिति पे लागू होता है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। बिल्कुल सही है, ऐसा होता भी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो बल की परिभाषा को न्यूटन के प्रथम गति नियम के आधार पर परिभाषित किया जाता है। दूसरे गति नियम से क्या पता चलता है? तो न्यूटन के दूसरे गति नियम से क्या पता चलता है कि बल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? F बराबर ma। ये किस गति नियम से पता चलता है? तो दूसरे गति नियम से पता चलता है। अगर तीसरे गति नियम से बोला जाए तो तीसरे गति नियम से क्या होगा? तीसरे गति नियम से हो जाएगा बल की प्रकृति पता चलता है। तो दोस्तों इसमें बल
न्यूटन के गति का पहला नियम ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का देगा? तो ये भी बिल्कुल दोस्तों 60 न्यूटन के बल से ही, सॉरी 50 न्यूटन का बल यहाँ पे लगाया था, तो अगले व्यक्ति पे भी कितने न्यूटन का बल लगेगा दोस्तों? 50 न्यूटन का ही बल लगेगा। आगे देखिए गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो ये दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि वह कैसा जड़त्व बना सके ऊंची छलांग लंबी छलांग लेने के लिए। देखिए ऊंची छलांग या लंबी छलांग लेने वाला व्यक्ति उस छलांग लगाने से पहले थोड़े समय तक दौड़ता है, क्योंकि वो अपने को किस दिशा में, जिस दिशा में उसे कूदना है उस दिशा के गति का जड़त्व वो अपने अंदर ला सके। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गति जड़त्व को लाने के लिए। आगे देखिए, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। तो ये किस कारण नहीं हटता है दोस्तों? जड़त्व के कारण नहीं हटता है, क्योंकि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रवृत्ति को ही हम लोग जड़त्व कहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? दोस्तों जड़त्व बोलते हैं। देखिए एक ही बात को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जड़त्व यानी कि इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों? इनर्शिया का नियम सर आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। आगे देखिए, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? दोस्तों यह न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है। बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक तो आगे की ओर जाती है, तो जब गोली आगे की ओर जाएगी तो ये गोली पीछे की ओर भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी। तो ये तीसरे गति नियम का उदाहरण है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं हम लोग? जड़त्व बोलते हैं, क्योंकि वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बने रहना चाहती है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों बल, उस पर बल लगाना कहलाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, समीकरण F बराबर ma यानी कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इस नियम को, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन को न्यूटन के दूसरे गति नियम के रूप में जाना जाता है। क्योंकि न्यूटन के प्रथम गति नियम से हमें क्या होता है? तो फोर्स का डेफिनेशन मिलता है। न्यूटन के दूसरे गति नियम से हमें उस फोर्स का फॉर्मूला मिलता है, और न्यूटन के तीसरे गति नियम से क्या होता है? हमें उस फोर्स के प्रकृति का पता चलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जब एक ग्लास पे रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? दोस्तों यह नियम जड़त्व के नियम को व्याख्यात करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सिक्का जड़त्व विराम जड़त्व में था और वह अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहता है, लेकिन नीचे से उसका कार्ड क्या होता है? खिसक जाता है और वो सिक्का नीचे ग्लास में गिर जाता है। यदि एक m द्रव्यमान की वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाए तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किसके समान होना चाहिए? दोस्तों ये वस्तु के वजन के समान होना चाहिए। कम से कम अगर वस्तु के वजन के बराबर का बल हम लगाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो वस्तु अपने जगह से मूव कर जाएगी, नहीं भी कर सकती है। आगे देखिए, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया था? दोस्तों यह विचार नियम के किस रूप में दिया गया था? तो तीसरे गति नियम के रूप में दिया गया था, यानी कि एक बल इधर से लगाएंगे तो दूसरा बल भी इधर से लगेगा। बल हमेशा क्या होता है? पेयर में होता है। यह भी न्यूटन के तीसरे गति नियम से पता चलता है। आगे देखिए, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? दोस्तों ये न्यूटन का प्रथम गति नियम के कारण होता है, क्योंकि वो वस्तु क्या थी? वो स्थिर विराम में थी, तो स्थिर पे ही रहना चाहती है स्थिर जड़त्व के कारण, इसलिए वो पीछे की ओर गिर जाती है। आगे देखिए अगला है, यदि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो ना, देखिए एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगा? यानी कि अगर वो व्यक्ति क्या होगा? तट की ओर कूदता है उससे, तो नाव क्या होगी? तट से दूर चली जाएगी। क्योंकि अगर ये नाव है और ये इस पे व्यक्ति है तो ये कूदेगा तो ये इसको पीछे की तरफ धकेल देगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। दोस्तों बल कभी भी प्रकृति में अकेले नहीं होता है, और ये किस गति नियम से पता चलता है, तो ये हमें न्यूटन के तीसरे गति नियम से पता चलता है। अब देखिए बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है। दोस्तों उस पर लागू बल को हम क्या बोलेंगे, खिंचाव भी बोलेंगे। खींचा जाता है दोनों तरफ से तो खिंचाव भी होगा। आगे देखिए अगला है, किसी पदार्थ पे कार्य करने के बावजूद, किसी पदार्थ पे डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है। देखिए किसी पदार्थ पे कोई बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में कोई परिवर्तन न होना ही क्या कहलाता है दोस्तों, दृढ़ता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। दोस्तों असंतुलित बल का प्रभाव कौन नहीं है, तो वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। तो बल दो वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता है। क्या अकेले नहीं होता है दोस्तों, तो बल अकेले नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न परिस्थितियों में से किस में कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया जाता है। देखिए किस परिस्थितियों में कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया जाएगा, आप समझिए। जब कोई वस्तु दिशा के लंबवत स्थिति में स्थानांतरित हो। दोस्तों जब लंबवत स्थिति में स्थानांतरित हो तो कार्य क्या होता है, जीरो हो जाता है। जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित हो तो नहीं, ये भी नहीं होगा। जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो, जी हाँ बिल्कुल, अगर हम बल इस दिशा में लगाए वस्तु इस दिशा में खिसक जाए तो ये कैसा हो जाएगा, यही निगेटिव हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को हम क्या बोलेंगे, सामान्य बल बोलेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, खींचने का एक उदाहरण है। खींचने का एक उदाहरण इसमें से कौन सा है, देखिए ध्वज फहराना। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, खींचते ही है ना, ध्वज फहराते समय हम क्या करते हैं, रस्सी को यहाँ से खींचते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दरवाजा खोलना खींचने का उदाहरण नहीं है। पर्दा उठाना खींचने का उदाहरण नहीं है। लड़के को धक्का मारना ये भी खींचने का उदाहरण नहीं है। आगे चलिए अब 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सभी बलों में होता है, सभी बलों में क्या होता है, तो सभी बलों में परिमाण और दिशा दोनों होता है, क्योंकि बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। ठीक है, आगे देखिए, जब दो समान बल किसी पिंड पे एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या हो जाएगा, तो कुल बल दोस्तों शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जब दो समान बल एक दूसरे पे विपरीत दिशा में लगेगा तो ये बल इसको क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। इस तरीके से फाइनल रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घर्षण, ये देखिए निम्न में से कौन सा घर्षण के बारे में सही नहीं है। देखिए घर्षण के बारे में कौन सही नहीं है, घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। बिल्कुल सही है। वह घर्षण जो किसी सतह पर चलने का कार्य करता है या फिसलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी कहता है, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। बिल्कुल भी नहीं, रोलिंग घर्षण जो होता है वो सबसे कम होता है, इससे ज़्यादा स्लाइडिंग घर्षण होता है, और सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण हो जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान वस्तु पे कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी। दोस्तों ये घर्षण के कारण ही रुक जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो ये दोस्तों घर्षण ही होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है। दोस्तों गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है, इसमें आप समझिए अच्छे से। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है, देखिए प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शून्य बल की क्रिया इसकी अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। ऐसा नहीं होगा। जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति से गतिमान होती है। ये भी नहीं होगा। आगे देखिए, वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के कारण बदल जाएगी। ये भी नहीं होगा। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही आंसर है। अगला देखिए, घर्षण बल डैश कार्य करता है। घर्षण बल कैसा कार्य करता है, तो बल की दिशा के विपरीत में कार्य करता है। अगर इधर वस्तु इधर जा रही है तो घर्षण बल इस दिशा में लगेगा, यानी कि
इसका अपोजिट होता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब कभी भी हम दो सतह को आपस में क्या करते हैं, तेजी से रगड़ते हैं, यानी कि इसके बीच फ्रिक्शन होता है, ये फ्रिक्शन बल ही क्या बन जाता है, टेम्परेचर, ताप बन जाता है, तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जा सकता है। दोस्तों किसी रॉकेट का उड़ान भरना संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा समझा जा सकता है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। कोई रॉकेट अंतरिक्ष में किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। दोस्तों रॉकेट से रिलेटेड कुछ भी याद रखिएगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत ही होता है आंसर। आगे देखते आगे, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से क्या थी। तो पूरी तरह से क्या थी दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा, मैकेनिकल थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया था। गति का नियम दोस्तों किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया। अगले क्वेश्चन पे देखिए, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर ये किसके समानुपाती है, तो होती है दोस्तों, तो ये समानुपाती होती है उस पर लगाया गया बल के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ऐसा होता है। एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये दोनों सही हो गया। जब एक घूर्णन करता हुआ पंखा बंद होता है तो यह कुछ समय तक घूमते रहता है, ये भी बिल्कुल सही है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। देखिए, जब बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है? नहीं, सबको लगता है ना, तो ये सही हो जाएगा। गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है दोस्तों, तो ये स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है। बलों के प्रभाव को समझने में सहायक है। बलों के प्रभाव को समझने में सहायक है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण होगा। तो दोस्तों दो दिशाओं के बीच का कोण कैसे हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट जब फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोग इस बुक से क्या कंप्लीट किए, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन को कंप्लीट किए, जिसमें हम लोगों ने थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। थ्योरी के साथ साथ जितने भी प्रैक्टिस एमसीक्यू दिए गए थे इसको कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे कोई और फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ उसके पहले थ्योरी करेंगे उस चैप्टर का और उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। और जैसे ही हमारा फिजिक्स कंप्लीट होगा दोस्तों, इस फिजिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ न्यूमेरिकल थे उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए